आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस के कुछ और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखते हैं। टेक्निकली या स्पेसिफिकली जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं। इसी तरीके से हम करते हैं कि हम कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स, असाइनमेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज जेईई एडवांस के ऑफ कोर्स। ये तैयारी है आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की ऑफ कोर्स, और इसमें हम कोऑर्डिनेट से अब कैलकुलस पर आ चुके हैं और फिर आपका वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिगो बाकी है। इस प्रिपरेशन में ऑफ कोर्स ये तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवा रहे हैं, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। इवन आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स। यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो आज पहला क्वेश्चन जो आपके लिए अनफोल्ड हो रहा है, बहुत गौर से देखिएगा। ये वापस आपका मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन ही है। जेईई एडवांस ने 2018 में इसे पूछा है। फंक्शन डिफाइन किया ना, F1, F2, F3, F4, ये इनकी डोमेन और रेंज है, ठीक है। F1 ये रहा, F2 ये रहा, है ना, जहाँ पर इसने कुछ चीज़ें कही हैं। F3 ये रहा और आपका ये F4 है। अब बात क्या निकल कर आ रही है सर, अगर मैं इन F1, F2, F3, F4 से आगे बढ़ूँ तो वो वही F1, F2, F3, F4 की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पूछ ले रहा है ना। देखें तो x इज इक्वल टू 0 पर ही सारे सवाल है। मैं सच कहूँ तो देखो, कंटिन्यूस एट x इज टू 0, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल मुझे x इज इक्वल टू 0 पर ही सारी कहानी चेक कर लेनी है, और शायद समस्या भी वहीं आ रही होगी। अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू 0 पर ही शायद सारी समस्या आ रही होगी। जो भी बात है, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है किसी और पर, मुझे तो 0 पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी देख लेनी है अगर मैं इन फंक्शंस को समझना चाह रहा हूँ तो क्या मैं ज़्यादा बिना सोचे समझे अब सीधे सीधे अपने फर्स्ट पार्ट के साथ शुरू करूँ, जहाँ लिखा हुआ है f1x। अब अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहूँ तो बस वहीं से कहानी शुरू करते हैं। तो f1x का मैंने 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहा, है ना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं f1x का, ठीक है सर। तो f1x का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहेगा भाई, 0 पर ही निकालना है, तो f1, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये कुछ इस तरीके से आएगा, f1-0 नेगेटिव, है ना। तो आपका ये फंक्शन है जो कि क्या हो जाएगा, आई होप मैं लिखूँ तो मैं इसे कैसा लिखूँगा, मैं इसे लिखूँगा f1 कितना 0 माइनस h, यानी माइनस h माइनस f1 0 अपॉन में कितना माइनस h, और लिमिट जो आपकी चलनी है वो क्या चलेगी भाई, h अप्रोचेस 0, है ना। आई होप ये कहानी आपको समझ आ रही है, ये आई होप आपको बात पता है। अगर अब मैं सीधे सीधे अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं तो f1 ऑफ माइनस h कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, x की जगह माइनस h पास करना है, और वो माइनस h का स्क्वायर भी h स्क्वायर ही होना है। तो ये मुझे फीलिंग दे रहा है कि अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये कितना बन जाएगा, साइन ऑफ, है ना, अंडर रूट ओवर 1 माइनस ई की पावर, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट ओवर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर यानी माइनस एच का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। और वो माइनस एच का स्क्वायर लें आप या एच का स्क्वायर लें, एक ही बात है। अच्छा, दूसरी ज़रूरी बात, जब 0 रखा तो 0 रखो, ई की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, साइन 0 0, और डिवीजन में कितना आ रहा है, डिवीजन में आपका चल रहा है माइनस एच, है ना। और यहाँ पर क्या है सर, ये जो लिमिट है आपकी वो क्या है भाई, h अप्रोचेस 0। ये आपका क्या निकल कर आ रहा है, ये आपका 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है। अब क्या सोचेंगे सर, मेरे पास तो एक सिंपल सा थॉट यही चल रहा होता है सर कि अगर इसे वर्कआउट करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखो ये मुझे 0 की तरफ टेंड करता हुआ दिख रहा है। आपको दिख रहा है क्या, देखो ना, आप h की जगह 0 रखा था तो 1, 1 माइनस 1 0। तो अगर यही एंगल मुझे डिनोमिनेटर में भी दिख जाए तो माइनस h को मैं थोड़ा बाद में लिख दूंगा, है ना। पहले मैं इस पार्ट को लिख लेना चाह रहा हूँ, क्या, अंडर रूट ओवर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच स्क्वायर, इसे डिनोमिनेटर में लिखा तो न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो कितना, अंडर रूट ओवर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच स्क्वायर। अब अगर आपने ऐसा लिखा है तो एक आपके पास माइनस एच भी था तो उसे भी लिखिए। अब अगर यहाँ से चीज़ें सोची जाएं तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ज़रा गौर से देखो सर, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, जब एक्स ए को अप्रोच करे तो एफ ऑफ एक्स अगर 0 को अप्रोच करे तो ये 1 होता है। तो ये पूरा पार्ट तो आपका 1 हो जा रहा है। आई रिपीट, ये पूरा पार्ट तो आपका 1 हो जा रहा है, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब जो मेरा दूसरा मैटर ऑफ कंसर्न है वो क्या, किस तरीके से आप आगे जब बढ़ गए तो ये आगे एक और चीज़ निकल कर आई है, बिल्कुल निकल कर आई है। अब ज़रा इस बारे में बात कर लेते हैं। अब एक छोटा सा काम, क्या हमने e टू दी पावर x माइनस 1 वाला अपना फॉर्मूला कहीं ना कहीं देखा है। आई होप आपको याद होगा। अगर मैं एक और फॉर्मूला आपको याद दिलाऊं, e टू दी पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन, अगर f ऑफ x मेरे पास है, क्या आपको ये कहानी याद आ रही है? ऑफ कोर्स, जब आपका x a को अप्रोच करे,
जब आपका x a को अप्रोच करे और f ऑफ x अगर 0 हो रहा हो तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है 1, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो रही होती है 1। क्या कुछ ऐसा यहाँ भी सोचा जा सकता है? गौर से सुनना। इस माइनस h को मैं हटाता हूँ, इस माइनस h को यहाँ लिखने के बजाय मैं कहाँ लिख लेता हूँ? यहाँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा क्या? माइनस h। गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। एक छोटा सा काम करते हैं, मैं यहाँ पर अंडर रूट ओवर लेट्स से h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, बस कर रहा हूँ। इवन सच कहूँ तो लेट्स से आपके लिए मैं इसमें एक नेगेटिव साइन भी लगा लेता हूँ, पर ये तो गलत है क्योंकि h स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव आप नहीं लगा सकते, तो बस एक अंडर रूट ओवर h स्क्वायर ही लगाया, बस देखने में बताना चाह रहा हूँ क्या करना चाहूँ। अब अगर अंडर रूट ओवर h स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो अंडर रूट ओवर h स्क्वायर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर स्क्वायर ने अंडर रूट को कैंसिल किया है तो आई होप आपको पता है यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर मुझे मॉड h लगाना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं लिख देते ना बस h, यहाँ पर आपको अंडर रूट अगर स्क्वायर को कैंसिल करता है तो आपका मॉड h आएगा। अब अगर इस पार्ट को मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो क्या एक कॉमन अंडर रूट लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। तो एक कॉमन अंडर रूट मैं लगाने में ज़रा इंटरेस्टेड हूं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मतलब टेक्निकली मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने बस एक सिंपल सा पार्ट किया है कि मैंने यहाँ पर अंदर अपना इस तरीके से इस पार्ट को एक्सटेंड किया है कुछ इस तरीके से कि ये जो पार्ट है आपका, ये अंडर रूट यहाँ आ जा रहा है और आपने डिनोमिनेटर में क्या ले लिया है? डिनोमिनेटर में आपने यहाँ पर h स्क्वायर ले लिया है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा कैसे? मैं इस वाले पार्ट में से नेगेटिव साइन कॉमन लेता हूँ। अगर नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो कैसा बन जाएगा? देखना ध्यान से, e की पावर माइनस एच स्क्वायर माइनस 1, e की पावर माइनस एच स्क्वायर माइनस 1, और जो नेगेटिव साइन कॉमन लिया है उस नेगेटिव साइन को यहाँ पुश किया। कुछ दिख रहा है आपको? आई होप आपको दिख रहा होगा। जैसे कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ सुनना, e की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, और h आपका 0 को अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x यानी माइनस एच स्क्वायर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो e टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0, तो ये भी आपका क्या हो जा रहा है? ये भी आपका 1 हो जा रहा है। बहुत खुशी की बात सर, ये भी क्या हो जा रहा है? 1। तो मेरे पास फाइनली जो बॉइल डाउन होकर एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? लिमिट h अप्रोच 0 मॉड h अपॉन कितना? माइनस h। आई होप यही हमारा एक मैटर ऑफ कंसर्न है। पर इसका क्या करें सर? अब समस्या यही है ना कि अगर मुझे पता है h क्या है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर मुझे पता है कि h क्या है तो मॉड h बता सकता हूँ क्या? आई थिंक सर बता तो सकते हो, क्योंकि आप देखो ना h आपकी एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, तो मॉड h क्या होगा? h अपॉन माइनस h कितना हो जाएगा? h अपॉन h माइनस h हो जाएगा आपका माइनस 1। तो मैं निकाल पा रहा हूँ कि जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है, रिपीट माई स्टेटमेंट, जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है वो कितना है? माइनस 1। अब आप सारी कहानी छोड़ो, बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट सुनो। मैं यहीं से कॉमन सेंस के बेसिस पर आपका राइट हैंड डेरिवेटिव निकलवाने में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पर क्या होगा? f1 0 प्लस h, f1 0 और प्लस h। अब f1 0 प्लस h रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऐसा ही चलेगा, बस आपके पास यहाँ पर माइनस h के बजाय प्लस h होगा। आप सुन रहे हो क्या? मतलब आखिरी में जब आप निकालोगे ना तो आपका जो वो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा, आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा यानी f डैश 0 प्लस जो आपका आएगा, ये क्या आया था आपका? ये था आपका f डैश 1 जो था आपका 0 माइनस, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था। उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें आपका मॉड h अपॉन h आएगा। अब h तो आप जानते हो पॉजिटिव है, तो मॉड h कितना हो जाएगा? h, तो हो जाएगा h अपॉन h, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। आप निकाल के देखिएगा, मैं बस कॉमन सेंस पर बेस्ड आपसे बातें कर रहा हूँ। आप खुद सोचो, f1 ऑफ माइनस h हो या f1 ऑफ h हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये सब कुछ ऐसा का ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ आखिरी में डिनोमिनेटर में माइनस h की जगह h लिखा होगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है, बस यहाँ पर आपका h आ जाएगा और उस वजह से आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है 0 पर वो 1 आ जाएगा। इससे कुछ बात समझ आई? इससे मुझे ये तो क्लिक हो गया सर कि f1 जो है आपका, f1 जो है सर आपका वो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूटी का मुझे कुछ पता क्या? नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर मैं इतना जान चुका हूँ कि f1 आपका 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो मैं इसको यहीं लिख दूँ, अगर चलेगा क्या? f1 जो है आपका इट इज़ नॉट, है ना, डिफरेंशिएबल एट ऑफ कोर्स x इज इक्वल्स टू 0। कोई परेशानी? आई होप कोई इशू नहीं है। अगर फर्स्ट पार्ट समझ आया है तो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट f2x। मैं सीधे सीधे डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबिलिटी सॉर्ट आउट हो जा रही है तो कंटिन्यूटी तक आई थिंक ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या मेरी बात आप समझ पाए? या उल्टा कर लेते हैं, कंटिन्यूटी भी चेक करते हुए चलते हैं, क्योंकि बात एक्चुअली मैं उल्टा बोल गया, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर मैंने चेक कर लिया
और कंटिन्यूटी ही अगर नहीं निकली यानी डिसकंटिन्यू निकला तो आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर तो खैर हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक की, क्या इसमें कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कंटिन्यूटी चेक करने की कोशिश करते हैं f2x पर। अब f2x क्या है भाई, f2x पर अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो f2 0 पर ही देखना है, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे सॉर्टेड हैं। तो 0 के आगे f2 की वैल्यू 0 पर, और f2 में 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अगर देखा जाए तो f2 किस तरफ टेंड कर रहा है, किस तरफ जा रहा है वो समझ लेते हैं। तो जरा यहीं से समझते हैं। f जो 2 आपका 0 पर है वो तो 1 है, तो ये तो मुझे पता चल रहा है कि ये वैल्यू कितनी है 1, है ना। f2 जो आपका 0 है वो तो 1 है। तो अब ये और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। f2 0 प्लस, f2 0 प्लस अगर निकाला तो यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे तो ध्यान से देखो, मॉड ऑफ साइन x तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन h अपॉन ऑफ कोर्स कितना, अपॉन tan इनवर्स ऑफ h, अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, दैट विल बी, आई एम रियली सॉरी, दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ h, है ना। और tan इनवर्स ऑफ h के अलावा कुछ और तो हमारे पास नहीं है, आई होप नहीं है, है ना। लिमिट जो है आपकी क्या, h अप्रोचेस 0, ये मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर राइट हैंड लिमिट निकालने में चला तो फिर वही बात, मुझे मॉड ऑफ साइन h को सिंप्लीफाई करके कौन दे देगा, अगर यहाँ पर मुझे मॉड ऑफ h होता तो, और tan इनवर्स h के लिए क्या चाहिए होता, h। लेकिन जैसे ही आपने ऐसा किया तो ये आपने अपनी मर्जी से लगा दिए, तो मुझे इनको बैलेंस करने के लिए भी एक ऐसा पार्ट चाहिए होगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से समझो। जब ये मॉड लगेगा तो मॉड ऑफ साइन h अपॉन h आपका 1, tan इनवर्स h अपॉन h आपका क्या हो जाएगा 1। दूसरी ज़रूरी बात, मॉड h अपॉन h, h आपकी पॉजिटिव वैल्यू है तो h अपॉन h, तो h अपॉन h कितना हो जाएगा, जब h 0 को अप्रोच कर रहा है तो h अपॉन h आपका हो जाएगा 1। तो राइट हैंड लिमिट तो आपकी क्या है, ये 1। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ये क्या है आपकी, ये है आपकी राइट हैंड लिमिट, है ना। जब f2 आपका 0 को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, जब f2 आपका 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो लिमिट h अप्रोचेस 0, लेकिन जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h, तो साइन माइनस h माइनस साइन h, तो बात वही पड़ती है, आपका मॉड लगाए तो उसे मॉड साइन h ही लिख दो। आई होप आप में अगर डायरेक्ट ये स्टेप लिख रहा हूँ तो कोई परेशानी नहीं है ना, पर फिर भी आप किसी भी मोमेंट कंफ्यूज्ड ना रहें, इसलिए मैं इसको स्पष्ट लिख देता हूँ। ये कितना है, tan इनवर्स x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस h, क्योंकि 0 माइनस h से रिप्लेस किया था, अगर आपको याद हो तो। हम अभी क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के लेफ्ट से, है ना। साइन माइनस h माइनस साइन h होता है ना, और साइन आपका ऑड फंक्शन है तो वो नेगेटिव है माइनस h पर, क्योंकि h नेगेटिव, h अगर आपकी बहुत छोटी वैल्यू है, माइनस साइन h आपका नेगेटिव वैल्यू देगा तो उसका मॉड आपको साइन h बना देगा। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे मॉड ऑफ साइन h ही लिख दे रहा हूँ, अगर आपको परेशानी ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। tan इनवर्स माइनस h के कारण मैं इसे क्या लिख देता हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ माइनस ऑफ कितना, tan इनवर्स ऑफ h। डू यू ऑल एग्री विद दैट, क्योंकि tan इनवर्स आपका एक ऑड फंक्शन है ना। अब अगर मैं यहाँ पर फिर से चीज़ें सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो डिनोमिनेटर में मुझे मॉड h चाहिए इसके लिए, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, h। फिर वही बात कि अगर आप चीज़ें अपनी मर्जी से लिख रहे हो तो उन्हें बैलेंस करिए, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड h अपॉन h। और यहाँ पर अगर मैं लिमिट लगा रहा हूँ, है ना, अगर यहाँ पर भी मैं लिमिट लगा रहा हूँ तो लिमिट क्या लग रही है, गौर से देखिएगा, लिमिट जो लग रही है आपकी h क्या है भाई, h अप्रोच कर रहा है 0 को। क्या आपको दिख रहा है, फिर से मॉड ऑफ साइन h अपॉन मॉड h आपका क्या बन जा रहा है 1, tan इनवर्स h अपॉन h भी आपका क्या बन जा रहा है 1। लेकिन फिर से वही समस्या आ रही है सर कि आपने यहाँ पर मॉड h, जब h 0 को अप्रोच कर रहा है तो h इनफाइनेटली स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, तो ये तो h अपॉन h ही बन रहा है, लेकिन ये नेगेटिव साइन के कारण सारी समस्या आकर खड़ी हो जा रही है कि यहाँ पर जो आपकी लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, -1। और फिर वही बात, आपकी लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है 0 पर। अगर f2 की 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, f2 को मैं जान पा रहा हूँ कि f2 जो आपका फंक्शन है उसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो f2x आपका 0 पर ना तो कंटिन्यूस है ना, और ना ही डिफरेंशिएबल है। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से। मैं एक ही लैंग्वेज लिख लेता हूँ ताकि आप तरीके से समझ जाए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। f1x को भी लेकर हमने निकाला था कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, और सब 0 पर ही चेक कर रहे हैं, है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। tan इनवर्स x आपका ऑफ कोर्स -5/, ये उसने बस इंश्योर किया था कि आप उसी डोमेन में खेलें जिस डोमेन में वो आपसे चाह रहा है चीज़ें एक्सपेक्ट करना, वो उसने बैलेंस किया है। अगर अब मैं मूव करूँ f3x पर तो देखकर घबराना नहीं, बहुत सुलझा हुआ सा फंक्शन है, बस देखकर आप शायद चीज़ें सोचने लगे कि कहाँ जा रहा होगा, पर मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप सोचो। पहली स्टेप, साइन ऑफ लॉग ऑफ x+2 का क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसकी कंटिन्यूटी पर बात कर लेते हैं। ये फंक्शन क्या है भाई,
ये है साइन ऑफ, है ना, लॉग ऑफ कितना x प्लस 2, नेचुरल बेस है आपका, और इस एक्सप्रेशन का आपने क्या लिया है, ग्रेटेस्ट नेचर फंक्शन। डू यू ऑल एग्री विद दैट? आई होप हमने यही किया है, क्या, साइन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 2। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को लेकर? सर इसमें भी जीरो पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सोचता हूँ कि इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या समस्या आ सकती है और ये कैसे आपको दिक्कत दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो चीज़ें सोचने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से देखना, सिंपल सी स्टेप। एक बार मैं ऐसे ही बस थोड़ा सा सोचना चाह रहा हूँ कि जीरो जब जा रहा होगा तो हो क्या रहा होगा। ध्यान से देखना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। x जब जीरो हुआ, देखो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला पार्ट है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यू और नॉन डिफरेंशिएबल दोनों हो जाता है जब ये एक्सप्रेशन इंटीजर होता है। तो मैं बस ये देख लूँ कि जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, x जब जीरो को अप्रोच कर रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा है वो निकालना चाह रहा हूँ। तो जब x जीरो के पास आ रहा है, तो देखो जरा जीरो के पास हम गए, तो जब x जीरो हो रहा है, पहले तो जीरो पर ही सब्सटीट्यूशन के थ्रू सोच रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, तो ये हो जा रहा है log 2। ठीक है सर, log 2 कितना होगा, दिमाग लगाओ भाई। सर log 2 अगर सोचने की कोशिश की जाए तो बेस कितना है, e। अब ध्यान से सुनिएगा, आप ले रहे हो log 2। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको चीज़ देता हूँ कि आपको ग्राफ से हमेशा चीज़ें क्लियर होंगी। ये आपका ग्राफ है। अब ग्राफ में ऑफकोर्स ये पॉइंट क्या है आपका, ये वो पॉइंट है जहाँ e है आपका, क्योंकि ये पॉइंट है आपका e, 1, क्योंकि आपका log e कितना होता है 1। कुछ तो मैंने गलत लिखा है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, आई एम रियली सॉरी। क्या लिख रहा हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी, है ना। ये है 1,0, पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने। ये 1,0 है, राइट। ये कौन सा पॉइंट है, 1,0। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आई होप आप रियलाइज़ कर पा रहे हो, log 1 कितना होता है, 0। तो इस तरीके से आप कहानी आगे बढ़ाते जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है log 2। तो शलाई से log 2 जो होगा वो यहाँ पर कोई ना कोई एक मौजूद पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये 2 पर कोई ना कोई आपको यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी इस फंक्शन की। डू यू ऑल रियलाइज दैट? तो 2 पर जो वैल्यू आपको मिल रही है वो क्या है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, पर कोई ना कोई सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव वैल्यू है। उस पॉजिटिव वैल्यू का जब मैं साइन लूंगा तो वो इंटीजर होगा या नहीं, मुझे ये जानने में थोड़ा इंटरेस्ट है। अब साइन इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी देता है? सर साइन इंटीजर 3 ही तो वैल्यूज देता है। कौन कौन सी? 0 देगा या -1 देगा या 1 देगा, और वो भी हम जानते हैं पैटर्न कहाँ दिखाता है। तो मैं बस इसे क्रैक करना चाह रहा हूँ कि ये किसे अप्रोच करेगा जब x आपका 0 को अप्रोच करेगा। तो थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर ऐसे लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ऐसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर साइन तक जाएंगे। ध्यान से देखना, जब आप, बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि log 2 की वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से, है ना। ध्यान से देखना, मैं किसकी वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, log 2 एट बेस e, थोड़े अप्रोक्सीमेशन से। जैसे मैं मान लेता हूँ इसकी वैल्यू है लेट्स से कितनी, x की बजाय लेट्स से मैं इसे क्या कह लेता हूँ, k। आपको समझाने के लिए एक अलग तरीका मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर निकल कर आ रहा है e की पावर k, जो कि कितना है, अप्रोक्सीमेटली 2। आप सुन रहे हो क्या? अब e कितना होता है सर? जो e होता है आपका वो समवेयर अराउंड 2.7 होता है। ध्यान से सुनिएगा, समवेयर अराउंड 2.7 होता है। तो ये जो e की पावर k है, ये जो पावर है k, ये कितनी हो कि 2.7 की पावर 2 तक ले जाए? तो ऑफ कोर्स पावर 1 तो होने से रही, क्योंकि 2.7 की पावर 1 होती तो 2.7 होता, और 1 से बड़ी होने से रही, क्योंकि 2.7 की जितनी बड़ी हम पावर देंगे ये वैल्यू उतनी बड़ी होती। तो मैं थोड़ा कॉमन सेंस से, थोड़ा गेसिंग से, थोड़ा हिट एंड ट्रायल से ये गेस करना चाह रहा हूँ कि k की वैल्यू 1 से छोटी होगी, क्योंकि अगर k की वैल्यू 1 भी होती तो e की पावर 1 होती और 2.7 की पावर 1 2.7 देता, तो 1 और 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती, तो 1 से छोटी होगी। तो अभी मैं ये इतना पता कर पा रहा हूँ कि जो k की वैल्यू है, k मतलब क्या साहब, k मतलब भाई साहब आपके log 2 एट बेस e की वैल्यू 1 से छोटी होगी। बस मैं कहना चाह रहा हूँ, आप सुन रहे हो क्या? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है, अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है, अब बताओ साइन π/2 कितना होता है? π/2 अगर मैं आपसे पूछूं तो π/2 होता है आपका 1.5 अप्रॉक्सीमेटली। अगेन है ना, मैं सारे खेल अप्रॉक्सीमेशन पे कर रहा हूँ। साइन π/2 आपका होता है 1, यानी मैं बस ऐसा कहना चाह रहा हूँ साइन 1.5 अगर होता मान लो तो वो होता 1, बस ऐसे अप्रॉक्सीमेशन बेस्ड बातें करूँ। तो साइन 1 कितना होगा? साइन 1 जो होगा, आई होप आप मेरी बातें डाइजेस्ट कर पा रहे हो, थोड़ी सी हवा में बातें कर रहा हूँ पर सही कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ आपका जो ये जो log 2 है, बस मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसे समझो, देखो अलग तरीके से। log 2 जो है आपका वो 0 से π/2 के बीच में है, बिल्कुल है।
तो इसका अगर मैं साइन ले लूँ, क्योंकि साइन 0 से पाई बाई 2 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन 0 0 और आपका साइन ऑफ log 2 जो होगा वो 0 से 1 के बीच में है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? सर अगर ये जो वैल्यू है जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो भी 0 को अप्रोच करेगा। आपको ये बात समझ आ रही है? जो बड़ी सिंपल सी साधारण सी बात अभी तक मैंने कहने की कोशिश की है। अब इसे थोड़ा उल्टे तरीके से सोचते हैं। उल्टे तरीके से सोचने का मतलब मैंने ये पता किया सर कि जब आपका x 0 को अप्रोच कर रहा है तो आपका फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर ये फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है और मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं पता करना चाह रहा हूँ, मैं लेट्स से एक एजम्पशन पर काम कर लेता हूँ कि ये फंक्शन लेट्स से 0 पर कंटिन्यूस है। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है तो इस फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0 होनी चाहिए। आप सुन रहे हो क्या? तो इस फंक्शन की अभी तो हमने 0 पर वैल्यू निकाली और मैं 0 के अराउंड बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं इस एजम्पशन पर बात कर रहा हूँ कि मान लेते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए 3 कंडीशन हम जानते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये तीनों चीज़ें आपकी क्या होनी चाहिए? कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि वो उसकी कंटिन्यूटी बना दें। आई होप आपको बात पता है कंटिन्यूटी की बेसिक कंडीशन। अब अगर ये फंक्शन हमने मान लिया, मैं एक एजम्पशन पर बात कर रहा हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि उससे हम थोड़ा उल्टे तरीके से इसको देखेंगे। देखो ध्यान से, आप बताओ सर ये जो फंक्शन है जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 को अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं इस फंक्शन को थोड़ा देखना चाह रहा हूँ, साइन ऑफ log ऑफ x प्लस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, यही बहुत ट्रिकी पार्ट है और इसी को अगर आपने क्रैक कर लिया तो कहानी खत्म। साइन ऑफ log ऑफ x प्लस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये किसे अप्रोच कर रहा है? 0 को, है ना। ये 0 को कब अप्रोच कर सकता है? x की किन वैल्यूज के लिए? मैं उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या क्रैक करना चाह रहा हूं, मैं x की वो वैल्यूज ढूंढना चाह रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर आपने ये बात समझ ली तो। मैं x की वो वैल्यूज ढूंढना चाह रहा हूं जिनके लिए ये 0 को अप्रोच करेगा। वैसे तो पता है, पर एग्जैक्टली किन मायनों में, कौन सी कैसी, उन पर जाना चाह रहा हूं। तो देखो ध्यान से, अगर इसे मैं ठीक से लिखूं तो बताओ किसी भी एक्सप्रेशन का GIF 0 कब होता है? जब जिस एक्सप्रेशन का आप GIF ले रहे हो वो एक्सप्रेशन 0 से 1 के बीच हो, यानी कि आपका जो लिखा हुआ है साइन ऑफ log ऑफ x प्लस 2 एट बेस e, ये कहाँ से कहाँ तक हो? ये 0 से 1 तक हो। बहुत बढ़िया। जब आप किसी वैल्यू का साइन लेते हैं और अगर वो 0 से 1 के बीच हो, जैसे कि अगर मैं साइन फंक्शन की आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे साइन फंक्शन की बात करूं तो साइन फंक्शन कुछ ऐसा चल रहा होता है। तो शैलाई से अगर मैं अभी फिलहाल बस 0 से पाई तक की बात कर रहा हूं, अगर मैं अभी फिलहाल आपसे 0 से पाई तक की बात अगर करूं, क्यों कर रहा हूं, बात करेंगे इस बारे में, पर अभी बस मैं आपसे अगर 0 से पाई के बीच देखने को कहूँ तो शैलाई से 0 से पाई तक की वैल्यूज अगर साइन को पास करो तो वो 0 से 1 होता है। ऑफकोर्स पाई बाई 2 पे वो कितना होता है? पाई बाई 2 पर वो 1 होता है। तो मुझे 1 नहीं चाहिए। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जिस भी वैल्यू का आप साइन ले रहे हो, जिस भी वैल्यू का आप साइन ले रहे हो, वो जो वैल्यू है क्या? log ऑफ x प्लस 2 एट बेस e, ये वैल्यू ज़रूर आपकी 0 से पाई के बीच रही होगी। और ऑफकोर्स पाई बाई 2 मत लेना, इसे आप पाई बाई 2 असाइन मत करना क्योंकि पाई बाई 2 पर वो 1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है कौन सी? log ऑफ x प्लस 2 एट बेस e शुड नेवर बी वॉट? पाई बाई 2। मैं भी बस 0 से पाई के बीच देख रहा हूँ। ऑफकोर्स आप कहोगे कि सर ऐसे तो कहने को 2 पाई से 3 पाई भी हो सकता था, ऐसे तो कहने को -2 पाई से माइनस पाई भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, बस अभी फिलहाल मैं मान ले रहा हूँ 0 से पाई। क्यों? आप अभी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, पर पहले इस बात को समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों किया। ये बात तो समझ आ रही है। अब क्या? अब अगर मैं लॉग फंक्शन को जानता हूँ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं ई पावर, मतलब ये बेस ई है आपका बेस, हमेशा अगर बेस आपका जो ये है 1 से बड़ा है तो मैं इसमें सिंपल सा बिना इक्वालिटी का साइन चेंज किए, बिना इनइक्वालिटी का साइन चेंज किए एंटी लॉग ले सकता हूँ। तो इस एक्सप्रेशन को जब रिजॉल्व करने की कोशिश की तो बीच में तो x प्लस 2 है ही, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरफ आएगा e की पावर 0, इस तरफ आ जाएगा e की पावर 0 यानी 1, और इस तरफ क्या आ जाएगा? e की पावर पाई। इस तरफ कितना आ जाएगा? e की पावर पाई। और एक और कंडीशन हमें दी गई थी कि आपका ये एक्सप्रेशन पाई बाई 2 ना हो, मतलब x प्लस 2 e की पावर पाई बाई 2 जितना ना हो। आई रिपीट, x प्लस 2 जो है आपका e की पावर पाई बाई 2 जितना ना हो। सुनते जाइएगा, कहानी खत्म हो जाएगी अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाकर आपको समझाऊं तो। देखो, तीनों तरफ से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 - 2 कितना? -1,
यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो x और यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो e की पावर -2। सुन रहे हो आप? यहाँ पर भी अगर 2 सब्ट्रैक्ट किया तो x कितना आ रहा है? x नहीं आ रहा है e की पावर π/2 -2। अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत गौर से सुनिएगा, मेरा एक पॉइंट समझने की कोशिश करना। जब जब x, प्लीज ध्यान से सुना, यहीं पर क्वेश्चन आपका पूरा फंसेगा। अगर आपका x जो मैंने 0 से पाई वो लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप 2π से 3π भी ले सकते हो, कोई कुछ नहीं बदलने वाला, बस मैं एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर x आपका -1 से e की पावर π-2 तक है, अगर x आपका कहाँ से कहाँ तक है, अगर x आपका -1 से e की पावर π-2 तक है, ऑफ कोर्स इसमें से एक एलिमेंट हटा देना, कौन सा? e की पावर π/2 -2, है ना, ये एलिमेंट हटा देना। अगर ऐसा है तो आपका ये फंक्शन हमेशा 0 को ही अप्रोच करेगा। बहुत ध्यान से सुनना, उल्टे तरीके से हम जा रहे हैं इस क्वेश्चन तक। और अगर ये हमेशा 0 को अप्रोच करेगा तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर और इस फंक्शन की वैल्यू 0 के अराउंड आपकी 0 ही रहने वाली है। आप सुन रहे हो क्या? दूसरी ज़रूरी बात, अब मैं आता हूँ आपसे कहता हूँ कि ज़रा क्वेश्चन को देखो, ज़रा प्लीज़ क्वेश्चन को देखो। जब आपका फंक्शन -1 से e की पावर π/2 -2 तक है, जब आपका फंक्शन -1 से e की पावर π/2 -2 तक है, तो क्या उसने खुद भी यही कहा है आपसे? हाँ सर, उसने भी कहा। ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते तो आपको क्लिक करेगा। आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा ट्रिकी है, बट अगर थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते तो आपको क्लिक करेगा। तो इसने इसकी डोमेन वही दी है जहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आपका फंक्शन एक सॉर्टेड सा कंटिन्यूअस सा फंक्शन निकला, और भले ही बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाए, अंदर वाला पार्ट तो कंटिन्यूअस है ना। और अगर ये कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि उसने वही हिस्सा कंसिडर किया आपसे, अंदर वाला पार्ट। और अगर ये पार्ट उसने एक चंक लिया है, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, तो इस जोन में, इस डोमेन में ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ये एक उल्टे तरीके से सोचा गया क्वेश्चन है, जहां पर हमने इसे कंटिन्यूअस मान कर इसके डोमेन तक आए, और हम ये देख पाए कि अगर जिस जोन में कंटिन्यूअस है वहां देखा, जैसे आप 2π से 3π में भी देखो तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको, एग्जैक्टली ऐसा नहीं, कुछ और। तो अगर वो भी दिया होता तो मैं कहता हाँ यहाँ पर भी ये कंटिन्यूअस है। जैसे कि आप समझते हो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है, वो कुछ इस तरीके से बन रहा होता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तो इसने बस एक इतना सा ही चंक लिया है, इसने बस एक इतना सा ही चंक लिया है, इसने बाकी चंक्स कंसिडर ही नहीं किए। उसने बोला आप एक्स एक्सिस पर इतनी ही वैल्यूज चुनो, आप एक्स एक्सिस पर इतनी ही वैल्यूज चुनो, उसने ऐसे इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो जब इतनी ही वैल्यूज में अगर मैं देख रहा हूँ इसे, तो मैं देख रहा हूँ ये नॉर्मल सा एक डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इतनी ही दूर में देख रहा हूँ मैंने देखा कि x की किन वैल्यूज के लिए वो 0 है, तो मैंने उसका ग्राफ देखा कि x की इन वैल्यूज के लिए 0 है, मतलब x एक्सिस पर -1 से लेकर कोई पॉइंट होगा, उन पर ये 0 है, मतलब यहाँ पर ये ऑफ कोर्स डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा होगा। तो बस इतना ही ग्राफ कंसिडर किया है मैंने इस फंक्शन का बस इतना ही ग्राफ कंसिडर किया है। मतलब ये पॉइंट रहा होगा मान लो -1, और एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ ये होगा e की पावर π/2 -2, कुछ भी होगा मतलब। तो इतने जोन में ये 0 ही है, मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और अगर इतनी देर में ये कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर तो एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब डिफरेंशिएबल भी है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ f3x इस डोमेन के लिए कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों हैं। जैसे हमने ये 0 से पाई लिया, और आपको अगर आपत्ति हो तो अगर मान लो क्वेश्चन बना के वो देता, तो वो हो सकता है ऐसा भी बना के दे सकता था, क्या 2π से 3π। खैर उसने चीज़ें सिंपल ही रखी, और 0 से पाई में आपको चीज़ें देखने को गई। एंड आई अंडरस्टैंड ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ क्वेश्चन है, और इतना सोचना मुश्किल होता है, आई टोटली एक्सेप्ट। बट हाँ, चीज़ें इस तरीके से पूछी जाती हैं और क्वेश्चन ऐसे फंसाए जाते हैं। तो इस तरीके से f3x जो आपका निकल कर आ रहा है, f3x जो आपका निकल कर आ रहा है, वो साहब आपका कंटिन्यूअस तो है ही, डिफरेंशिएबल भी है। और ऑफ कोर्स अगर मैं कभी भी कह दूँ डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो रहा ही होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? थर्ड पॉइंट समझ आया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर ये समझ आया तो मैं अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ता हूँ। अगला हमारा फोर्थ पार्ट हमें कहाँ दिखेगा? थोड़ा शायद आगे जाना होगा, और फोर्थ पार्ट आगे जाकर मुझे होपफुली दिखना चाहिए, है ना। फोर्थ पार्ट बहुत दूर छूट गया भाई, है ना, मैं थोड़ा सा आगे करना था, पर ठीक है, अब जहाँ है वहाँ है। आई थिंक फोर्थ पार्ट आपने कभी ना कभी क्रैक किया है, कभी ना कभी देखा है, क्योंकि सर x² sin 1/x फिर से वही केस, वही सिनेरियो दे रहा है जो शायद हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है ना। देखिएगा ध्यान से, x² sin 1/x, मैं सच कहूँ तो ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने, अगर आपको याद आ रहा हो तो एग्जैक्ट ऐसा याद करो। अगर मैं आपसे पूछूँ x² टाइम्स कितना sin 1/x, ठीक ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, अगर आपको याद आ रहा हो। sin 1/x कंटिन्यूअस है, x² कंटिन्यूअस है,
लेकिन 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये 0 पर डिफरेंशिएबल है, 0 पर ये 0 है, तो हमारी स्पेशल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल है, और इनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूस तो हो गई होगा। तो मैं 0 पर इसे कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों ही कह दूंगा। कोई परेशानी है आपको? तो यहाँ से अब अगर मैं ऑप्शंस मार्क करने जाऊँ, है ना, F1, F2, F3 और F4 पर बात करनी है, पर जैसे ही मैं देखने गया तो एक और छोटी सी बात वो पूछ रहा है, डेरिवेटिव इज कंटिन्यूस, है ना, डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूस। तो एक्चुअली इनके डेरिवेटिव भी हमें देखने होंगे, इनके डेरिवेटिव भी हमें देखने होंगे। तो किस किस के देख लें, ज़रा देख लेते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। F1 की अगर मैं बात करूँ, है ना, अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूँ तो जितना मुझे याद आ रहा है हमने निकाला था, पर ठीक है एक बार और लगेगा तो निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा इन पॉइंट्स पर अगर मैं आ जाऊँ, ये जो हमारे सारे हमने ये पार्ट ट्राई किए, इनकी भी ज़रा बात कर लेते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस वाले पार्ट में, है ना, इनके डेरिवेटिव में जाने के लिए हमें डेरिवेटिव प्रॉपर्ली निकालने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा और लंबा जा रहा है इस मायने में कि आपको अभी इनके डेरिवेटिव से भी डील करना है। ठीक है सर, एक एक करके डेरिवेटिव से भी डील कर लेते हैं। अगर मैं शुरुआत करूँ किससे, आपके साइन ऑफ लॉग ऑफ x+2 के साथ ही, इस पार्ट के साथ ही, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में जाने में बहुत तकलीफ आ जाएगी, क्योंकि लंबा जाएगा सर। मॉड ये मॉड आ जाने से ही कहानी बिगड़ जाएगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जब ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं था, जब ये डिफरेंशिएबल ही नहीं था, तो फिर डेरिवेटिव क्यों निकालना? मतलब 0 पर इनके डेरिवेटिव चेक करने का स्कोप ही नहीं है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो 1 और 2 0 पर आपके डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो इनके 0 पर डेरिवेटिव कैसे निकालोगे और फिर उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे? डिफरेंशिएबल ही नहीं है वो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो मैं कहूँगा F3x और F4x के मुझे क्या निकालने हैं? डेरिवेटिव, और उनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब एक कॉमन सेंस वाली बात बताना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। मैं F3x बड़े सिंपल से ऑब्जर्वेशन से आपसे कहना चाह रहा हूं, 0 पर ये कुछ ऐसा होगा। अब अगर एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। अगर इसका डेरिवेटिव 0 है, आप समझने की कोशिश करो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है तो वो क्या कंटिन्यूस होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, F3 कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो है, और F3 का डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये आपकी कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव पर बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको याद आ रहा है तो। देखो वो जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो इस तरीके से उसने पूछ लिया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है जो मैं देना चाह रहा हूँ। हमने इसके ग्राफ को थोड़ा ट्रैक किया कि -1 से e⁻π/2 -2 के अंदर, जहाँ बीच में कहीं 0 आता होगा ऑफ कोर्स, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन है, यानी 0 ही है। तो 0 का डिफरेंशिएशन भी 0, तो ऑफ कोर्स ये 0 पर इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 ही है, तो वहाँ पर वो कंटिन्यूस है, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन आपका कंटिन्यूस फंक्शन होता है। क्या ये बात आपको समझ आई है? तो ये तो आपका कंटिन्यूस है। और बस मैं ये बार बार आपसे बात कहना चाह रहा हूँ, जब बात निकल कर आ रही है x² टाइम्स साइन 1/x की, तो हमने इसका निकाला था डेरिवेटिव, अगर आपको याद होगा। इसके डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी हमने चेक की थी, अगर आपको याद होगा। और अगर नहीं याद आ रहा है तो एक बार और चेक कर लेते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, या सीधे डिफरेंशिएट करता हूँ और 0 पर उसकी लिमिट निकाल लेता हूँ। तो पहले इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। होप आपको पॉइंट समझ आ रहा है। तो इसे डिफरेंशिएट किया तो F4, है ना, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? याद करिए ध्यान से, 0 पर तो डिफरेंशिएशन 0 ही है ना, लेकिन अगर 0 के अराउंड इसे डिफरेंशिएट किया तो क्या आ रहा है वो समझो। x² एज इट इज, साइन 1/x का डिफरेंशिएशन cos 1/x, और चेन रूल के अकॉर्डिंग 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। तो x² से x² कैंसिल हुआ तो कितना हुआ? माइनस, है ना। फिर क्या लिखा? प्लस, फिर साइन 1/x एज इट इज, और x² का डिफरेंशिएशन किया तो कितना? 2x। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2x। कोई परेशानी तो नहीं है? अब अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो 0 पर ये 0 था, पर आई होप आपको समस्या दिख रही है कि अगर मैं इसके डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी चेक करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करी, है ना, f'4 पर मैंने 0 के लेफ्ट हैंड साइड से देखा। तो आप खुद सोचो, ये तो 0 होने के कारण पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये समथिंग बिटवीन -1 एंड 1 होगा। लेकिन ये आपका अभी भी इनकंसिस्टेंट होगा, मुझे नहीं पता चलेगा, समथिंग बिटवीन -1 1। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल पाऊंगा 0 के अराउंड। ऑल्दो 0 पर वैल्यू पता है, पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं पता चल रही है। तो आपका F4x कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन इसका डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव है वो आपका कंटिन्यूस नहीं है। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए। मतलब अगर मैं कंक्लूड करूँ ना, तो जितनी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, क्योंकि वापस रोल बैक करना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ। F1 आपका
F1 जो आपका था वो डिफरेंशिएबल नहीं था, जितनी बातें मुझे याद आ रही हैं। F2 जो आपका था, है ना, वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों नहीं था, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। आई होप आपको भी ये बात याद आ रही है। F3 जो था आपका, F3 सबसे सॉर्टेड था, जो कि सबसे टफ क्वेश्चन था, जो कि आपका कंटिन्यूस भी था, डिफरेंशिएबल भी था, और इवन उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस था, अगर आप याद कर रहे हो तो। F4 की अगर मैं बात करूं तो F4 आपका कंटिन्यूस तो था, डिफरेंशिएबल भी था, लेकिन उसका डेरिवेटिव जो था वो कंटिन्यूस नहीं था। इस बेसिस पर अगर मैं सारे ऑप्शंस ढूंढना और देखना शुरू करूं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं कि PQRS आपके कहाँ आपको लेकर जाएंगे। एक बस मुझे छोटा सा कंक्लूजन और दे देने दो, क्योंकि कंटिन्यूटी पे बात हो रही है, हमने लगभग सारे फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिस्की, F1 की कंटिन्यूटी हम मिस कर गए, तो F1 की कंटिन्यूटी और ज़रा रिकॉल कर लेते हैं, ताकि हम फाइनली अपने स्टेटमेंट के साथ अपने आंसर्स को बहुत स्ट्रांगली पूरे कन्विक्शन के साथ मार्क करें, है ना। तो अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूँ इस वाले फंक्शन की, मेरे ख्याल से कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि नॉर्मल सा एक्सप्रेशन है, ई की पावर कुछ है तो सिंपल सा सॉर्टेड सा एक्सप्रेशन है, और साइन लगा हुआ है तो कुछ नहीं जा रहा, ये कंटिन्यूस फंक्शन ही है। तो अगर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पर बात हो रही थी तो मैं कहूँगा ये कंटिन्यूस तो होगा, ऑफ कोर्स, इसमें कोई बुराई नहीं है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस तो होगा, तो है ना। जो फर्स्ट फंक्शन था उसकी कंटिन्यूटी पर कोई डाउट नहीं है, वो कंटिन्यूस तो बिल्कुल होगा, है ना। तो मैं इस कहानी के साथ आगे बढ़ूंगा और अपने आंसर्स मार्क करना शुरू करूंगा। ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल भले ही ना हो, पर ये कंटिन्यूस तो था। तो अब जरा आप देखो F1, F2, F3 और F4 एक एक करके, और बताओ कि कौन कौन से ऑप्शंस कैसे आप कंक्लूड करोगे या मार्क करोगे। क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि कैसे सोचना है? ध्यान से देखो, F1 आपका कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। F1 जो है आपका सर कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। मुझे देखो, नॉट कंटिन्यूस 1 तो रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन सेकंड पढ़ो, कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। तो चला इसे P की मार्किंग आप 2 के साथ कर दो और कहानी खत्म करो सर। देखो ना, आप कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, और डेरिवेटिव की तो बात ही नहीं आ रही है उसके डेरिवेटिव के कंटिन्यूस होने की, क्योंकि डिफरेंशिएबल ही नहीं है। F2 को देखो, F2 ना तो कंटिन्यूस है ना ही डिफरेंशिएबल है, तो F2 आपका जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, तो 1 तो मार्क करूंगा। तो Q के लिए क्या आ जाएगा भाई, Q आपका F2 है तो Q के लिए 1 तो आएगा। अच्छा, डिफरेंशिएबल भी नहीं था, तो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूस है, तो आई थिंक F2 के लिए मतलब Q के लिए सिर्फ 1 ही आना है। बढ़िया। R के लिए अगर बात की जाए, आई होप आपको समझ आ रहा है चीज़ें क्यों हो रही हैं। R के लिए अगर देखा जाए तो R कैसा है, R में बहुत सबसे अच्छा R है, R मतलब F3 कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल और उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस, तीनों हैं। तो सर डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो है ही, लेकिन डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं, ये नहीं है। अब अगर इसको देखो, फोर्थ को, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 और उसका डेरिवेटिव देखो, अब डिफरेंशिएबल मतलब कंटिन्यूस तो रहा ही होगा, और उसका डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, मतलब F3, है ना। तो मेरे ख्याल से F3 का क्या हो जाएगा 4, यानी R के लिए आप क्या मार्क करोगे 4, तो बच क्या जा रहा है PQRS। तो S के लिए वैसे थर्ड ही रहेगा, पर फिर भी देख लो F4 है, F4 कंटिन्यूस यानी डिफरेंशिएबल तो था, पर उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं था। तो डिफरेंशिएबल तो था मतलब कंटिन्यूस भी है, पर उसका डेरिवेटिव आपका कंटिन्यूस नहीं है। तो F4 के लिए ना S के लिए आपका क्या हो जाएगा 3। तो अगर मैं देखूं तो ये क्या आ रहा है 2143, है ना। PQRS के लिए क्या आ रहा है भाई 2143, और 2143 देखें तो 23 नहीं 2143, और इस तरीके से आप क्या मार्क करेंगे ऑप्शन डी। पूरी कहानी स्पष्ट तौर पर क्लियर हो रही है क्या कि कैसे हमने सोची और कैसे की। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैं समझा देना चाह रहा हूँ कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर हमें इसके बाद एक लेक्चर और हम करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस करके पूरी कहानी कंक्लूड करेंगे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो हमने जो कहानी कहाँ से शुरू की थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। आई होप आपको ये बातें याद है। इसके बाद अब हम कहाँ आ चुके हैं भाई, अब हम कैलकुलस कर रहे हैं। अगर आपको चीज़ें स्पष्ट तौर पर दिख रही हैं तो कैलकुलस के बाद बिल्कुल आपका वेक्टर्स इन 3D हम डिस्कस करेंगे, है ना। देन आपका अलजेब्रा, और आखिर में आपकी ट्रिगो के साथ ये प्रिपरेशन कंक्लूड होगी या बाइंड अप होगी। और जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सॉर्टेड है कि कंसेप्ट्स को करना, उन्हें एग्जाम्पल से आपको कंसोलिडेट करवाना, उसके बाद आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस देना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और फिर JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करना, जो कि हम इस चैप्टर के कर रहे हैं। इसी तरीके से पूरी रूपरेखा चलती रहेगी। इवन आप प्लेलिस्ट के लिंक को लेकर चिंतित मत हुआ करिए, वो इन्हीं वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मिल जाएंगे। मेरा मानना है आप ये चीज़ को लेकर सॉर्टेड हैं कि ये जो तैयारी आपकी हो रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक।
आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट टुडे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।